तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले वो केस जिसने भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बहुत उथल पुथल मचा दी थी। इनफैक्ट अभी जब हम ये केस आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो आप आज सुनते हैं वो एक्चुअल में इसी केस से निकली थी। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस। जो लोग इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मैं उन्हें पहले बता दूं कि ये एक मेंटेनेंस केस था। कई लोग गलती से एग्जाम में लिख देते हैं कि एक डाइवोर्स केस था और इसमें ऐसे ऐसे हुआ। ये डाइवोर्स केस नहीं था, ये मेंटेनेंस केस था। यानी डाइवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस मिलना चाहिए ये उसके लिए केस था। एलुमनी जिसको कुछ लोग कह देते हैं। तो चलिए फटाफट जानते हैं इस केस के बारे में। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इसको जनरली कहा जाता है शाह बानो केस। ये एक मेंटेनेंस लॉ सूट था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। किसके फेवर में? एक मुस्लिम वुमेन के फेवर में। तो आइए जानते हैं कि इसके एक्चुअल में फैक्ट्स क्या थे और क्यों इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इतना बवाल मचा कि इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पलटने के लिए उस समय की गवर्नमेंट को एक नया एक्ट लाना पड़ा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहानी थी क्या, मतलब क्या इसके फैक्ट्स थे। फैक्ट्स ये थे कि मोहम्मद अहमद खान, जो कि खुद एक बहुत ही मशहूर एडवोकेट भी थे, इनकी शादी हुई थी, किससे हुई थी? शाह बानो से। कब हुई थी? 1932 में। काफ़ी पुरानी बात है ना जी। तो 1932 में हुई थी। उसके बाद शादी बहुत बढ़िया थी, अच्छी चल रही थी। 5 बच्चे थे इनके, 3 लड़के थे, 2 लड़कियां भी थी। लेकिन 1946 में, यानी कि शादी के लगभग 14 साल के बाद, तो क्या हुआ कि 1946 में शाह बानो के हस्बैंड ने क्या किया, एक और औरत से भी शादी कर ली। अब 1975 में जब शाह बानो 62 ईयर्स की थी तो उन्होंने क्या किया, शाह बानो को घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है, दूसरी बीवी तो है जिससे पहली शादी हो चुकी है ना जी। तो उन्होंने शाह बानो को निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? खुद को भी निकाल दिया, उनके सारे बच्चों को भी निकाल दिया कि जाओ जी अपने आप करो, अपना गुजारा बता। तो अब क्या है कि वो लोग ये मानते हैं कि लेडी है, अपने बच्चों को ले जा रही है तो मेंटेन कर सकती होगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हुआ इस केस में इस केस में क्या हुआ, उन्होंने आपस में तय कर लिया कि कुछ पैसा तो दे दिया करेंगे। तो 1978 में शाह बानो ने सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अंदर मजिस्ट्रेट का कंप्लेंट डाली कि भाई मेरे को जो है, मेरे जो हस्बैंड है मेंटेनेंस नहीं दे रहे। अब जो लोग आप में से लॉ के स्टूडेंट हैं वो जानते भी होंगे, बाकियों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सेक्शन 125 ऑफ CRPC कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर कुछ लोग डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट को मंथली भत्ता नहीं देता, तो लॉफुल डिपेंडेंट जो है CRPC के सेक्शन 125 के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट डाल सकते हैं कि भाई मेरे को एक मिनिमम मेंटेनेंस इस व्यक्ति से मिलनी चाहिए। ये कंप्लेंट कौन डाल सकते हैं, सेक्शन हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। जैसे कि आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स, वाइफ, ठीक है, ये लोग डाल सकते हैं कि भाई मैं इसी की तनख्वाह के ऊपर डिपेंडेंट हूं और इसको मेरे को इतनी देनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैजिस्ट्रेट को ठीक लगे तो वो उतने अमाउंट की दे सकता है। ठीक है जी। अब आप कहेंगे इतने दिन बाद क्यों डाला? इतने दिन बाद इसलिए डाला क्योंकि उनके हस्बैंड ने जब पहले उनको निकाला था तो ही उनको कह दिया कि 200 रुपये महीना दिया करूंगा जी, लेकिन बाद में उन्होंने देने से मना कर दिया, तो फिर इसलिए उनको मजबूरन मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ा। ठीक है जी। अब क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास चलेंगे तो क्या हुआ कि इसी साल हमारे ये अहमद खान जी तो ये बिल्कुल भड़क गए, वो भड़क गए और उन्होंने क्या किया, उनको ट्रिपल तलाक दे दिया। ठीक है जी। आप में से जो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते कि ये तलाक का केस था, उनको मैं बता दूं कि जो हमारा मॉन्डम लॉ है इसके अंदर बहुत तरह के तलाक होते हैं। ठीक है, उसमें से एक है ट्रिपल तलाक। तो उन्होंने क्या किया, उनको तलाक दे दिया। उन्होंने कहा जी नहीं जी मैं आपको रखूंगा ही नहीं, आप मेरी वाइफ ही नहीं हो। तो उन्होंने उनको तलाक दे दिया, एक साथ 3 बार तलाक बोल के तलाक दे दिया। ठीक है जी। अब क्योंकि उन्होंने तलाक दे दिया तो उन्होंने एक नई बात बीच में ऐड करी। उन्होंने कहा भाई क्योंकि मैंने इसको तलाक दे दिया है तो अब ये मेरी लीगल वाइफ तो है ही नहीं, और हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से अब भैया मेरी इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। एक पीरियड के बाद, एक इद्दत का पीरियड होता है, जब आप ये लॉ पढ़ेंगे तो आपको ठीक से पता लगेगा इद्दत क्या होती है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि 3 महीने तक थोड़ी सी मेंटेनेंस देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी जो लीगल वाइफ थी अब वो रही नहीं, तो उन्होंने कहा भाई अब मेरे को इनको देने का कोई बनता ही नहीं है। ठीक है जी, ये है फैक्ट ऑफ द केसेस। ठीक है जी। इसके बाद लोकल कोर्ट ने ये कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं है कि आप दे नहीं सकते, आप 25 रुपये महीना दे दो, कोई बात नहीं, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ठीक है जी। लेकिन 25 रुपये महीने से एक औरत और 5 बच्चों का क्या बनता, इसलिए 1 जुलाई 1980 को उन्होंने क्या किया कि शाह बानो ने एक अपील डाली
हाई कोर्ट में कि इसको बढ़ाया जाए, और हाई कोर्ट ने भी इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 179 रुपीज़ और 20 पैसे कर दिए। लेकिन अहमद खान जी को लगा नहीं भाई ये तो गलत है, आप हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते, हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड है जहाँ पे एक अलग बात लिखी गई है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि क्योंकि अब ये मेरी लीगल वाइफ नहीं है, जैसे कि हमने अभी पहले ही डिस्कस किया कि उन्होंने उसको तलाक दे दिया 1979 में, तो अब अगर आप मेरे को फोर्स करोगे इसको और मैं इसको कोई भी पैसा देता हूँ तो ये माना जाएगा कि मैंने इससे कोई भी रिलेशन रखा है, जो कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है। ठीक है जी, इसलिए अब की बार कौन, अहमद खान जी इस केस को ले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि हम लॉ के स्टूडेंट जानते हैं, बाकियों को मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ना फैक्ट्स के ऊपर कम केसेस चलते हैं और इस बात पे ज़्यादा चलते हैं कि लॉ का प्रोविजन क्या है, तो क्या लॉ से छेड़खानी की गई या नहीं की। तो इसलिए अब जो इश्यूज थे जो इस केस के अंदर डिस्कस होने थे, वो डिस्कस ये नहीं होना था कि क्या इसको पैसा मिलना चाहिए, क्या ये लीगली इसको है, ठीक है, इश्यूज क्या है। तो इश्यूज क्या थे, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 है, जो मैंने अभी आपको बताया, डिपेंडेंट को जो मेंटेनेंस मिलती है, क्या वो मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है ना जी। और वेदर जो मेहर दिया जाता है, मेहर क्या होता है जी, जो मैंने अभी आपको बताया कि थोड़े समय के लिए दिया जाता है, 3 महीने के लिए डाइवोर्स पे, क्या वो एडुकेट है, इसके बाद कोई हस्बैंड का लेना देना ही नहीं है कि वाइफ जिए मरे या कुछ भी करे, तो क्या ये मेहर एडुकेट है या नहीं है। और तीसरा, क्या यूनिफाइड सिविल कोड, जी हाँ वही महत्वाकांक्षी लॉ जो मोदी गवर्नमेंट बहुत समय से पास कराना चाहती है, ये पहली बार इसी केस में कहा गया था जब जज ने जजमेंट देते हुए कहा था कि हमारे देश में यूनिफाइड सिविल कोड होना चाहिए जो सभी रिलीजियस पे लगे। तो ये इश्यूज थे इस केस के। तो आइए आपको बताते हैं कि जजमेंट क्या दी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। तो 3 फरवरी 1981 एक बिल्कुल लैंडमार्क डे है। उस दिन क्या हुआ कि कोर्ट ने इस केस को कंक्लूड किया और ये कहा कि मोहम्मद अहमद खान जो है बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा अन्याय हो जाएगा एक महिला के ऊपर जो कि इतनी एज की है और अपने 5 बच्चों को मेंटेन कर रही है और उसको कोई मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा। तो कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 125 सब सेक्शन 3 ऑफ कोड ऑफ सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये मुस्लिम्स पे भी एप्लीकेबल है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं या किसी भी उसके हैं, आपके ऊपर होगा ये एप्लीकेबल। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी बताया कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ 125 एंड दोज ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑन द क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम हस्बैंड्स ऑब्लिगेशंस टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर डाइवोर्स्ड वाइफ हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। तो उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों अलग अलग एक्ट है और इसीलिए ये आप ये नहीं कह सकते कि लॉ बोर्ड तो ये कहता है कि भाई आप मत दीजिए और सीआरपीसी कहता है कि आप दीजिए तो लॉ बोर्ड की बात मानी जाएगी। उन्होंने कहा नहीं भी सीआरपीसी की मानी जाएगी। ठीक है जी। तो आखिर में क्या हुआ जी, आखिर में बस यही डिसाइड हुआ कि हस्बैंड की लाइबिलिटी है, अगर आपने वाइफ को डाइवोर्स दिया है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती तो आप उसको कंपनसेशन देंगे। इसमें एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, उसकी लाइबिलिटी है अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। अगर वो दूसरी शादी कर लेती है या फिर उसको कहीं जॉब मिलती है तो फिर ये प्रोविज़न ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन ये प्रोविज़न हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत प्रोसीजर बात है। फिलहाल ये इसके अंदर जो बात थी, जो डिस्कशन थी वो ये थी कि सेक्शन 125 जो है वो सभी पे लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये तो थी जजमेंट। तो जो लोग इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गई है। आप चाहें तो इस तरह के केसेस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि इस जजमेंट के बाद हुआ क्या था। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी, लेकिन मुस्लिम्स को लगा कि यार ये तो बिल्कुल हमारे ऊपर अटैक है, हमारी जो पर्सनल लॉ बोर्ड की पावर्स है उसको शैटर किया गया। इसीलिए सभी ने मिलकर क्या किया कि कांग्रेस पार्टी जो कि उस समय रूलिंग पार्टी थी उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया और बहुत सारी जगहों पे कांग्रेस को बहुत ही बुरी तरीके से हार मिली, यानी कि उनका एक डाउनफॉल शुरू हो गया इस केस की जजमेंट के लिए। देखिए, एक पहला केस होगा जिसमें गवर्नमेंट खुद पार्टी नहीं थी लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर इतनी बुरी तरीके से आया, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। कई सारे एमपीज और एमएलएज ने ये प्रेशर बनाया कि अगर आपने ये जजमेंट नहीं पलटाई तो हम अपनी पोजीशंस छोड़ देंगे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि राजीव गांधी को एक नया एक्ट पास करना पड़ा जिसके अंदर ये कहा गया कि भाई मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो स्वतंत्र है और कोई और प्रोविजन बनाया जाएगा, सीआरपीसी का ये मुस्लिम वुमेन्स के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। लेकिन अब राजीव गांधी को लगा कि शायद यहाँ पे जो नया एक्ट हमने बनाया है इससे ये सारी बात सिमट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। क्यों?
क्योंकि एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को एक प्रेफरेंस दी गई अपनी रिलीजियस भावनाओं को हाथ से बचाने के लिए। तो क्या हुआ, जो सेकंड कम्युनिटी है, यानी कि जो आपको पता ही है, जो भी इस समय मेजॉरिटी में है, वो भड़क गए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कैसे, आप इन्हें इतनी वो देते हो और हमारे जो धार्मिक आस्था है वो कुछ नहीं है। इससे क्या हुआ जी, बाबरी मस्जिद का जो केस था ये भी दोबारा बाहर आ गया जी। और अब क्या हुआ, हिंदू पक्ष भी डिमांड करने लगा भाई जब उन्हें इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है तो हमें भी दी जानी चाहिए। और आखिरकार ये बवाल बढ़ता ही चला गया। तो आप देखिए कैसे एक छोटे से केस ने पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे देश में हिला के रख दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहिए। वंदे मातरम।